हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। हेलो दोस्तों, मैं अगला चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट कौन सी है? साइंस। तो जीव जनन कैसे करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी जनन। किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। नेक्स्ट हेडिंग है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है। प्रश्न है आपका, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अतः डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। ऐसे ही डीएनए की प्रतिकृतिकरण द्वारा होता है। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा संतुलित बनी रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्नता का महत्व। जनन क्षमता का उपयोग कर जीव पारतंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। नंबर 1 लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविका बनाए रखने में उपयोगी है। नंबर 2 जैव विकास का आधार। नेक्स्ट हेडिंग है एकल जीवों में जनन की विधि। विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक हबकल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हेडिंग है अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार के जनन एक कोश की जीवों, कुछ प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं। द्विविखंडन, बहुविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कायक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन आदि। नेक्स्ट हेडिंग है विखंडन। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है विखंडन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 द्विखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में कोशिका दो भागों में बट जाती है। प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। दूसरा है बहुविखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम का मलेरिया क्या होता है? परजीवी में अत्यधिक ताप तथा शीत से बचने के लिए यह अपने चारों ओर पुट्टी बना लेता है। इसका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य अनेक बार विभाजन करके अनेक पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुट्टी की भित्ति फट जाती है तथा नन्हे जीव बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है मुकुलन। कुछ जीवों जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि के शरीर से एक छोटी कलिका निकलती है। इस कलिका में जीव द्रव्य एवं केंद्रक का भाग भी होता है। अंततः यह कलिका मात्र जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। नेक्स्ट हेडिंग है कायक प्रवर्धन। कायक प्रवर्धन कुछ उच्चतर पौधों में जनन की एक अलैंगिक विधि है। अनेक पौधों में ऐसी कायक संरचनाएं पाई जाती हैं जो मात्र पौधों से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए आलू के केंद्र ब्रायोफिल्म एवं कैलेंचोपर्ण, अदरक में प्रकंद, अरबी में धनकंद इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है बीजाणु जनन। अधिकांश कवकों और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि बीजाणु निर्माण है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा
आदि में कभी कभी केंद्रक कला कई स्थानों पर टूट जाती है और इसके केंद्रक में स्थित क्रोमेटिन कण टूटकर अपने चारों ओर जीवद्रव्य एकत्र करके जीवाणु बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आवरण के फटने पर बीजाणु बाहर निकले आते हैं तथा अंकुरण करके नया जीव बनाते हैं। अनेक पौधों जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन आदि में बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही मौसमों में होता है। नेक्स्ट हेडिंग है ऊतक संवर्धन। पौधे के किसी ऊतक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिनके मिलन से नई संतान का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी जाति समूह में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उपजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। नोट है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों जीव पहले युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी हो जाती है। जब नर एवं मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, जिनमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी हो जाती है। जब नर एवं मादा युग्म आपस में संयुग्मन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्यदल, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुंकेसर, नंबर 4 स्त्री केसर। पुष्प जननांग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एकलिंगी पुष्प। जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेसर अथवा स्त्री केसर ही उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाता है, जैसे पपीता, तरबूज आदि। नंबर 2 वैलिंगी पुष्प। जब पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें वैलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। नोट, पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। ये प्राय पीले रंग की गोल संरचना है। पुष्प को छूने पर हाथों पर पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है। वे परागकण ही होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आवृतबीजी के जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दलपुंज और पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प जननांग हैं जिनमें जननांग कोशिकाएं बनती हैं। दोस्तों ये वही आ गया द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है पुष्प के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पुष्प के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। नंबर 1 बाह्य दलपुंज। यह पुष्प के सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। ये कलिका अवस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करते हैं। नंबर 2 दलपुंज। ये विभिन्न रंगों के होते हैं और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। नंबर 3 पुंकेसर। ये पुष्प के नर जननांग हैं। पुंकेसर के परागकोश व परागकणों का निर्माण होता है। नंबर 4 स्त्री केसर। ये पुष्प के मादा जननांग हैं। इनमें अंडकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्वपरागण। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण, तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है? स्वपरागण में होता है नंबर 1, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। नंबर 2 इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है। परागण में इससे परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। नंबर 3 इसमें उत्पन्न बीज कम ओजस्वी होते हैं और इसमें उत्पन्न बीज अधिक ओजस्वी होते हैं। इस क्रिया से विभिन्नताओं की संभावना कम होती है। इस क्रिया से विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों आपकी मानव में लैंगिक जनन। जैसा कि हम जानते हैं कि आयु के साथ साथ मानव शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है।
इस दौरान दूध के दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नर जननांग तंत्र। नर जनन तंत्र जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1 वृषण, नंबर 2 वृषण कोश, नंबर 3 हृदय वृषण, नंबर 4 शुक्राशय, नंबर 5 शुक्र वाहिनी, नंबर 6 शिशन। तो फर्स्ट हेडिंग आप नंबर 1 वृषण। पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी रचना वृषण कोश में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली तथा कुंडलीय नलिकाएं होती हैं। इनमें स्थित शुक्रजनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। नंबर 2 हृदय वृषण। हृदय वृषण वृषण के ऊपर स्थित अतिकुंडलित नलिकाएं होती हैं। शुक्राणु वृषण से इन नलिकाओं में आते हैं। नंबर 3 शुक्र वाहिनी। हृदय वृषण का अंतिम छोर एक सक्रिय नली में खुलता है, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की शुक्र वाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है। नंबर 4 शुक्राशय। यह थैलीनुमा रचना होती है। शुक्र वाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ लूप बनाती हुई शुक्राणु में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्र होते हैं। शुक्राशय में पोषक तरल स्रावित होता है। शुक्राणुओं सहित इस तरल को वीर्य कहा जाता है। नंबर 5 मूत्र मार्ग। शुक्राशय एक सक्रिय नली के द्वारा, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं, मूत्राशय के सक्रिय मार्ग में खुलता है। पुरुष में मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल अंग शिशन में स्थित होता है। बाद में यह एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, इसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। नंबर 6 सहायक ग्रंथियाँ। उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट, काउपर्स तथा पिनियल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जो अपने अपने स्राव वीर्य में स्रावित करती हैं तथा शुक्राणुओं की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंड वाहिनी, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 योनि, नंबर 5 भग, नंबर 6 बर्थोलिन ग्रंथि। तो नंबर 1 आता है आपका अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ये अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं हैं जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडजनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंड का निर्माण होता है। नंबर 2 अंड वाहिनी। दोनों अंडाशयों के समीप स्थित झालरदार मुखिका से एक एक अंड वाहिनी निकलती है, जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। दोनों ओर की नलिकाएं गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती हैं। नंबर 3 गर्भाशय। गर्भाशय एक मांसल रचना है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती हैं। नंबर 4 योनि। गर्भाशय का निचला भाग एक सक्रिय एवं लचीली मांसल नलिका में खुलता है, जिसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। नंबर 5 भग। योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे भग कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर 2 मांसल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जुड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भग शिशन होता है। नंबर 6 बर्थोलिन ग्रंथि। यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है। यह तरल पदार्थ मैथुन को सुगम बनाता है तथा शुक्राणुओं की जीवाणुओं से रक्षा करता है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? यदि अणुकोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतर्भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह परत धीरे धीरे टूट जाती है। इस चक्र में
लगभग 1 माह का समय लगता है तथा इसे रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। नेक्स्ट हेडिंग है जनन स्वास्थ्य। लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है और यदि वह गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग गर्भधारण रोकने के उपाय। नंबर 1 रोधक विधियाँ। इसमें कंडम तथा डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। ये युक्तियाँ शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने में रोधक का कार्य करती है जिससे निषेचन नहीं होता है। नंबर 2 रासायनिक विधियाँ। सगर्भता को रोकने में महिलाएं 2 प्रकार की गोलियां का उपयोग करती हैं, मुखीय गोलियां तथा योनि गोलियां। ये गोलियां शुक्राणुओं या अंडाणुओं को निष्क्रिय कर देती हैं। नंबर 3 शल्य विधियां। इस विधि में पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी कराई जाती है। नंबर 4 अंतःगर्भ निरोधक विधियां। चिकित्सकों द्वारा कॉपर टीका रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण क्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।